तो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, मैं अक्सर लोगों के आप बीते, उनके किस्से, उनकी बीती हुई जिंदगी के बारे में बताता हूँ, लेकिन कई लोगों को ये कहानियाँ शायद नकली लगती हैं। पर कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कि जब भी कोई इंसान मुझे मैसेज कर कर कहानियाँ भेजता है तो सोचो उसका कितना समय बर्बाद हुआ होगा। वो बस एक इसी उम्मीद में होता है कि कब सर मेरी कहानियाँ लाएंगे। मैं ठीक कभी भी किसी की कहानी मिस करना नहीं चाहता। बस समय का थोड़ा हेर फेर हो जाता है। अब उनकी कहानियाँ सच होती हैं झूठ, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। इसीलिए मैं अक्सर आपसे कमेंट्स के लिए बोलता हूँ। खैर, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ तो कहानियाँ सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज और फॉलो कीजिए। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। मैं जितना जल्दी हो सके आपकी कहानियाँ जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मैं सर की कहानियाँ अक्सर सुनती हूँ। मैं दिल्ली से हूँ और मेरी शादी 2016 में हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों के बाद मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। आप सभी को बता दूं कि मेरी शादी गर्मियों में हुई थी। अक्सर किचन में काम करते करते मुझे काफ़ी पसीना आ जाता था और उसी पसीने को सुखाने के लिए मैं हर रोज़ की तरह रसोई में अपना काम करके छत पर चली जाया करती थी। उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैं काम खत्म करके थोड़ी देर छत पर चली गई। छत पर हमने एक पलंग भी बिछा रखी है। मैं उस पर चुपचाप लेट गई। आसमान एकदम साफ था। छोटे छोटे टिमटिमाते हुए तारे मैं साफ देख पा रही थी। लेकिन गर्मी का प्रकोप इतना ज़्यादा था कि अचानक मुझे चक्कर सा आ गया। उस वक्त मुझे होश तो पूरा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। मैं उस वक्त किसी को आवाज़ तक नहीं दे पा रही थी। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। मैं उस वक्त भी सारा नज़ारा देख पा रही थी। उसी बीच मैंने देखा कि एक औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने हल्का सा चेहरा उसकी तरफ किया कि तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। हमारे जो घर का जीना है वहाँ से चढ़ता हुआ एक आदमी मेरे सामने आया और चुपचाप छत के कोने पर बैठ गया। वो देखने में इतना डरावना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा पहली बार ऐसी चीज़ों से सामना हुआ। मुझे डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मैंने चुपचाप मन ही मन भगवान को याद किया। तब जाकर मुझे थोड़ा आराम मिला। ये सब कुछ तकरीबन 3 से 4 मिनट चला। इसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई। जब आँख खुली तो पाया कि छत पर कोई भी नहीं था। मैं एकदम से उठकर भागकर अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी। बस इसी वजह से मैं ये बात किसी को नहीं बता पाई। एक बार को तो मुझे ऐसा भी लगा कि हो सकता है कि शायद ये मेरा वहम हो, लेकिन उस दिन के बाद से और अभी तक इन 8 सालों में मैंने ऐसी बहुत सी डरावनी चीज़ों का अनुभव किया, जिसके बाद मेरा वहम टूट गया। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मुझे जब भी ऐसी चीज़ें दिखती थी तो मुझे एकदम जकड़न होती थी। ना तो मैं कुछ बोल पाती और ना ही कुछ कर पाती थी। और जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी करते हैं, मैंने उन्हें कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात पर यकीन ही नहीं करना चाहते। बस एक ही बात कहते हैं, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना। दोस्तों, सच कहूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे कई बार चलते फिरते दिखाई दे जाती हैं। वैसे तो मेरे पास कहानियाँ तो बहुत सारी हैं जो कि बहुत डरावनी हैं, लेकिन उसको बताने से पहले मेरे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं इन बातों के अलावा आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकती, लेकिन कहानियाँ रोज़ सुनती हूँ। नहीं मालूम कि मैं अपनी कहानी आपको कैसे सुनाऊँ। मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मेरे साथ अक्सर 2 या 3 दिन बाद ये सब कुछ होता रहता है। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी और कहानियाँ जल्दी सुना पाऊँ। उसके लिए मुझे ढेर सारी हिम्मत चाहिए। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप कमेंट्स करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके प्रभाव से मुझे हिम्मत मिलेगी। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी प्रियंका जी की कहानी। इनके साथ कहानी में जो कुछ भी हुआ ये एक तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी का हिस्सा है। अभी हाल ही में मेरे दोस्त ने बताया कि कैसे कई बार उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसकी छाती पर कोई बैठा हो। वह कुछ भी नहीं कर पाता। बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता। और तो और दोस्तों, ऐसा कई लोगों के साथ है। इस तरह की कई कहानियां मैं आपको 2-3 साल पहले भी सुना चुका हूं, पर फिलहाल आज के समय में भी इस तरह के कई वाक्य सामने आते हैं। खैर, ले चलता हूं आपको दूसरे किस्से की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है और मैं सर की स्टोरी का बहुत बड़ा फैन हूं।
ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर बार सर हमारी भेजी हुई कहानियों को आप सभी लोगों तक पहुँचाते हैं। मुझे सर की आवाज़ और कहानी सुनाने का तरीका बेहद पसंद है। बाकी मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कि मेरी दादी ने सुनाई थी। ये कहानी मेरे पिताजी की बहन के साथ हुई थी 1970 में। तब मेरे पिताजी की बहन सिर्फ 14 साल की थी। दोस्तों, उस जमाने में लोग तालाब में नहाने जाया करते थे। दिन में गांव की हरियाली और जंगल बेहद खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन वही जंगल और हरियाली रात के समय बहुत ज्यादा डरावनी भी होने लगती है। खैर, एक दिन पिताजी की बहन अकेले ही दिन में नहाने के लिए चली गई। बस उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने मेकअप का सारा सामान अपने पास रख लिया। एक तो उस वक्त उनकी उम्र काफी छोटी थी और अक्सर बच्चे ऐसी उम्र में ये सब गलतियां कर ही बैठते हैं। दोस्तों, वहां पर नहा धोने के बाद उन्होंने मेकअप के सारे सामान को इस्तेमाल भी किया। शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। खैर, उस दिन घर आने के बाद सब कुछ एकदम नॉर्मल था। किसी को कुछ भी पता नहीं चला, यहाँ तक कि उनकी बहन को भी कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन इसके ठीक अगले दिन से वो अजीब सा बिहेव करने लगी। ना तो उन्होंने उस दिन ठीक से खाना खाया और ना ही किसी से बात। न जाने क्यों वो पूरे दिन भर घर के एक कोने में बैठी रहती। मेरे दादाजी उस समय मैजिस्ट्रेट के पीए हुआ करते थे। वो काम में इतने बिजी थे कि उन्होंने उनके अजीब व्यवहार को ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन दादी को कहीं ना कहीं शक हुआ। उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की। वो ठीक उनसे बात करने के लिए कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि वो बास्केट में रखे सामान को इस्तेमाल कर रही थी। दादी ठीक उनके पास गई और उनसे पूछने लगी कि बेटा, तुम ये क्या कर रही हो? दोस्तों, उनकी आवाज में इस बार कुछ भारीपन था। उन्होंने कहा, चली जा यहाँ से, मेरे पास मत आ। उन्होंने उस वक्त मेरी दादी को नाम से भी पुकारा। यह सब सुनने के बाद मेरी दादी थोड़ा डर गई। उन्होंने तुरंत ही पड़ोस की 2 औरतों को बुलाया। मेरे पिता की बहन उन दोनों को देखकर और ज्यादा गुस्सा होने लगी। उन्हें मारने की धमकी देने लगी। लेकिन दोस्तों, मेरी दादी और उन लोगों ने साहस दिखाकर उन्हें बांध दिया। इसके बाद दादा को तुरंत बुलाया गया। दादा के साथ एक तांत्रिक बाबा भी थे। तांत्रिक ने कुछ विधि वगैरह करने के बाद कहने लगे कि ये कुछ बाहर से लेकर आई है जो कि उस आत्मा की है। इसके बाद जब दादी ने उस बास्केट को देखा तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गई। तांत्रिक के कहने पर उस बास्केट को तुरंत जलाया गया। एक तरफ वो बास्केट चलता रहा और दूसरी तरफ मेरे पिताजी की बहन लगातार घुर्राने लगी। दोस्तों, इसके कुछ ही देर बाद मेरे पिताजी की बहन बेहोश हो गई। इसके बाद बाबा ने वो किस्सा सुनाया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। और हो भी क्यों ना, हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है। बाबा ने बताया कि आज से लगभग 2 साल पहले गांव की एक बहू ने अपने ही ससुराल के टॉर्चर के कारण सुसाइड किया था और तो और ऐसा ही सामान उसके पास भी था। बाकी दोस्तों, मेरे पिता की बहन अब बिल्कुल ठीक है। इस वक्त वो फिलहाल यूएसए में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बाकी दोस्तों, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि आज के ज़माने में भी लड़कियों को अक्सर नहा धोकर खुले बाल करके ऐसी सुनसान जगहों पर नहीं घूमना चाहिए। आप ठीक अगर मेरी बात पर यकीन करते हैं और अगर आपको ये लगता है कि मेरी कही गई बात एकदम सत्य है तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। मैं इंतज़ार करूंगा। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी अक्षय जी की कहानी। इन्होंने कहानी में एक सच्ची बात ज़रूर बोली कि कभी भी लड़कियों को ऐसे तैयार होकर या बाल खुले करके सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। अक्सर हवाएं पीछे लग जाती हैं। पर खैर, चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम कुमार साहा है और मैं नेपाल से हूँ। आप सबको बताना चाहता हूँ, मैं सर की कहानियाँ पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। अक्सर जब तक मैं इनकी स्टोरी ना सुन लूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती। आज मैं आपको मेरे और मेरे दोस्त के साथ बीती एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल मेरे दोस्त का नाम सोनू कुमार साहा है। हम दोनों की फ्रेंडशिप करीब 10 साल पहले की है। अभी हम 12th में पढ़ते हैं। बात 1.5 साल पुरानी है, जब हमारा 10th का फाइनल एग्ज़ाम खत्म हुआ था। हमारे पास 3 महीने का समय था। एग्ज़ाम खत्म होने के 2 हफ्ते बाद सोनू का ब्रेकअप हुआ था। ब्रेकअप होने के बाद से वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। मुझे उसकी हालत ठीक से देखी नहीं गई। एक दिन की बात है, मैंने उसे घूमने चलने के लिए फोर्स किया। साथ ही साथ आपको एक बात और बता दूं
कि हमारे घर से 20 मिनट की दूरी पर एक पुल पड़ता है और उस पुल के ठीक नीचे एक ग्रेवयार्ड है। खैर, जब मैं और मेरा दोस्त वहां घूम रहे थे उस वक्त वहां लाइट नहीं थी। समय रात के करीब 9:30 बजे का था। सोनू ने अपने साथ एक शराब की बोतल भी रखी थी। वो तो चुपचाप ड्रिंक करने में बिजी हो गया और मैं ठीक उसके बगल में बैठा हुआ था। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक हम वहीं बैठे रहे। वो अपने पुराने दिनों को याद करके थोड़ा परेशान था। बात करते करते मेरी नज़र उस ग्रेवयार्ड पर पड़ी। ध्यान से देखने पर मैंने पाया वहां पर मुझे एक सफ़ेद साड़ी में औरत नजर आई जो कि ठीक ग्रेवयार्ड के अंदर बैठी हुई थी। पहले तो मुझे ये लगा कि शायद कोई वो नॉर्मल लेडी होगी, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वो तो हमारी तरफ ही घूर रही थी। मैंने तुरंत ये बात अपने दोस्त को बताई। दोनों ने घर जाने का डिसाइड किया। तकरीबन 20 कदम चलने के बाद मैंने एक नज़र पीछे की ओर देखा। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, उस चीज़ को देखने के बाद मैं दंग रह गया। मैंने देखा कि वो औरत धीरे धीरे हमारे पीछे ही आ रही थी। उसके दोनों पैर हवा में थे। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों एकदम डरे हुए थे। दोनों के मन में एक ही सवाल था कि आज हमें ऐसी दौड़ लगानी है जो कि शायद हमारी जिंदगी की आखिरी दौड़ होगी। हम दोनों भागते रहे। मेरा दोस्त नशे में होने के कारण ठीक से दौड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो एकदम से नीचे गिर गया। मैंने भागते भागते जब पीछे की ओर देखा, मैं साफ साफ देख पा रहा था कि वो औरत सोनू के ठीक थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी। मेरे ठीक सामने 2 मिनट आगे ही हनुमान जी का मंदिर था, लेकिन पीछे मौत। समझ नहीं आ रहा था किस ओर जाऊं। मेरे सामने एक तरफ वो जगह थी जहां पर भूत तो क्या, भूतों की परछाई तक नहीं घूमती, लेकिन मेरे पीछे मेरे दोस्त और वो औरत। खैर, मैंने मंदिर जाने का डिसीजन लिया। दोस्तों, शुक्र था मंदिर का पुजारी दरवाजे पे ताला लगाकर बस निकलने ही वाला था। मैंने तुरंत ही बाबा को एक ही सांस में सब कुछ बता दिया। मैं ठीक बाबा को लेकर अपने दोस्त की तरफ गया। वहां पहुंचकर हमने देखा कि मेरा दोस्त बेहोशी के हालत में वहीं एक कोने में पड़ा था। हमने अपने दोस्त को उठाया और सीधा मंदिर की ओर ले गए। पुजारी जी ने मेरे दोस्त के हाथों में एक रक्षा सूत्र बांध दिया, जिसके बांधते ही मेरा दोस्त एकदम होश में आ गया। होश में आते ही वो अजीब सी हरकतें करने लगा। एक बार को तो उसने पुजारी जी का हाथ इतनी जोर से पकड़ा जिसके कारण उनका हाथ नीला पड़ गया। देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे उसके शरीर से कोई बाहर निकलना चाहता हो। वो अपने आप में ही एक जद्दोजहद में लगा हुआ था। उसकी अजीब सी आवाज मेरे कानों पर पड़ रही थी। कुछ देर घुर्राने के बाद शायद उसके शरीर से वो चीज जा चुकी थी। पुजारी जी ने तुरंत ही उसको हनुमान जी का टीका लगाया और सीधा घर जाने को कहा। दोस्तों, इसके अगले दिन जब मैं अपने दोस्त से मिलने गया तो देखा कि वो अपने घर के बाहर ही बैठा था। मैंने ठीक उससे रात के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि भागते भागते जब मैं गिर गया था तो गिरने के 5 मिनट बाद ही मेरी आंखें बंद हो गई थी। शायद नशा ज्यादा था जिसके कारण मैं उठ ही नहीं पाया, लेकिन कल रात सोते वक्त पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे मेरी पीठ पर कोई भारी भरकम चीज रख दी हो। पर खैर, अब मुझे ठीक लग रहा है। बस यही थी मेरे और मेरे दोस्त की कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी शिवम कुमार शाह की कहानी जो कि उन्होंने नेपाल से भेजी है। आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रोज़ अहमद है। मैं आप सभी लोगों के लिए पहले भी 2 कहानियां ला चुका हूं और आज एक बार फिर से एक कहानी और बताना चाहता हूं जो कि मेरे साथ हुई है। ये कहानी 14 जुलाई 2024 की है। ठीक आज से 1 महीने पहले की बात रात 8 बजे की है। मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया था। मुझे उससे बहुत ज़रूरी काम था। वहां पहुंचकर उससे बात करते करते वक्त ऐसा गुजरा कि मुझे मालूम ही नहीं चला कि कब रात के 11:20 हो गए। जैसे ही मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो मैंने उससे तुरंत कहा, बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, बाद में मिलते हैं। दोस्तों, दोस्त के घर से मेरे घर का रास्ता तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर था। उस वक्त हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और आपको बता दूं कि मेरे घर पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक तो आधा पक्का और कच्चा रास्ता और एक पूरा पक्का रास्ता, लेकिन दोनों ही रास्ते में कब्रिस्तान पड़ते हैं। बस फर्क इतना है दोस्तों, उस कच्चे रास्ते में एक कब्रिस्तान है और उसी की कुछ दूरी के बाद एक स्कूल।
ठीक उसी स्कूल में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है और ठीक दूसरे वाले पक्के रास्ते के किनारे 5 या 10 कब्र हैं, लेकिन वो हमारी मेन रोड है। खैर, कहानी यह है कि मैंने मेन रोड वाला रास्ता चुना क्योंकि रात में उस कच्चे रास्ते में बहुत डर लगता है। मैंने मेन रोड से आते हुए आधा रास्ता पार किया और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किनारे में जो कब्र है, मैं ठीक उस जगह पर पहुंचा। दोस्तों, यकीन करना, वहां पहुंचते ही मुझे डर की फीलिंग आई। ऊपर से बारिश भी हो रही थी, रास्ता एकदम सुनसान हो गया था। मुझे उस वक्त एक भी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने उस कब्र वाले रास्ते पर बाइक को थोड़ा स्लो कर लिया क्योंकि अक्सर उस रास्ते में बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। हालांकि मरता कोई नहीं। उस वक्त मुझे हवा में कुछ सफ़ेद सा दिखाई दिया। मैंने तुरंत ही अपनी बाइक की स्पीड तेज़ कर दी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कोई आ रहा है। मैंने एक बार भी पीछे की तरफ नहीं देखा और ना ही बैक मिरर में देखा। मैं बस कुरान की आयत पढ़ते पढ़ते घर पर पहुंच गया। घर आते ही मैं बाहर वॉशरूम गया और मुंह हाथ धोने लगा। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, मुझे मेरे कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने उस आवाज़ को ढूंढने की कोशिश की मगर मुझे कोई नहीं दिखा। इसके बाद मैं चुपचाप अंदर आया। मैंने खाना खाया और बिस्तर पर सोने चला गया। रात पहले ही हो चुकी थी। घर के बाकी सब लोग पहले से ही सो रहे थे। मैंने लाइट ऑफ कर दी। उसी वक्त अचानक मेरे अब्बा को स्लीप पैरालिसिस हुआ। उन्हें कोई बुरा सपना आया और वो बहुत ज़ोर से चिल्ला उठे। जब हमने अब्बा से पूछा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। मेरे को इतना डर लग रहा था कि मैं रात भर सो नहीं पाया। ऐसा लग रहा था मुझे कि अगर मैं सो गया तो ज़रूर मेरे पास कोई ना कोई आ जाएगा। मुझे तकरीबन रात के 2:30 बजे तक ऐसा ही एहसास हो रहा था। धीरे धीरे फिर आखिरकार मुझे नींद आ ही गई। दोस्तों, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। और तो और जो मेरे साथ फीलिंग हुई उसके बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं एक बार सर का दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ वो मेरी इस कहानी को अपनी आवाज़ में आप तक ज़रूर लाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी रोज़ अहमद की कहानी। आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं ले चलता हूँ आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं बिहार से हूँ और मेरा नाम सोना है। ये बात तब की है जब मैं 15 साल की थी। आप लोगों को तो पता ही होगा कि गांव में सभी लोग रात में बाहर टहलने के लिए जाया करते हैं। ऐसे ही एक दिन मैं रात के वक्त तकरीबन 9 बजे अपनी सहेली के साथ बाहर गई थी। मैं और मेरी सहेली एक पुल पर बैठे हुए थे। उस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। हम दोनों आपस में बड़े ही आराम से बातें कर रहे थे। हमसे थोड़ी ही दूरी पर एक औरत बैठी हुई थी। अचानक उस औरत ने हम दोनों में से एक को बुलाया। तब मेरी सहेली मुझसे कहने लगी कि तू जा। मैंने उससे कहा कि नहीं, तू जा। हम दोनों में ये सब चलता ही रहा और मुझे आखिर में जाना पड़ा। मैं जैसे ही उस औरत के पास गई तो मैंने उस औरत से कहा कि बताओ, आपको क्या कहना है। उस औरत ने मुझसे कहा, मुझे पानी चाहिए। वो औरत उस वक्त मेरी तरफ नहीं देख रही थी। उसने सर नीचे किया हुआ था। मैंने कहा, हम तो यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, मेरे पास पानी नहीं है, मैं आपको पानी कहाँ से ला कर दूं। उस औरत ने फिर से कहा, कहीं से भी ला, मुझे पानी चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं घर जाके पानी लेकर आती हूँ। इसके बाद उस औरत ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने अपनी सहेली से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं उस औरत के लिए पानी लेकर आती हूँ। मेरी सहेली ने कहा, ठीक है। मैं तुरंत जल्दी से दौड़ती हुई घर की तरफ गई। मैंने एक बोतल में पानी भरा और दौड़ते हुए फिर से वहीं पर आ गई और मैंने उस औरत को कहा कि ये लो आंटी, आपने मुझसे पानी मांगा था, लेकिन सामने से मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मैंने उससे बहुत बार कहा कि ये लो पानी, आपको प्यास लगी थी, मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ, लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोल रही थी। मैं उलझन में थी कि एक तो मैं इसके लिए इतनी दूर से पानी लाई और अब ये मना कर रही हैं, लेने को तैयार ही नहीं। मैंने ऐसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, मेरे होश उड़ गए। मेरा हाथ उसके कंधे के आर पार हो गया। अचानक मैं डर गई, नहीं मालूम चला कि आखिर ये क्या हुआ। मैंने तुरंत ही वो पानी फेंक दिया और दौड़ती हुई घर आ गई। मैं भागकर सीधा अपनी सहेली के पास गई। मैंने उससे कहा कि तू मुझे वहां अकेले छोड़कर क्यों आ गई। दोस्तों, आगे से जो जवाब मिला उसके बाद तो मेरे पूरे ही होश उड़ गए। उसने कहा, मैं तो कहीं गई ही नहीं, तुम क्या बात कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, मेरे मन में बहुत गुस्सा था, लेकिन मैं उसको कुछ कहना नहीं चाहती थी। एक तो मैं पहले ही बहुत डर चुकी थी, लेकिन उसकी इस हरकत ने
मेरे मन की बात मेरे मन में ही रहने दी। मैं गुस्से में वहां से अपने वापस घर आ गई। अगली रात मेरी हालत बहुत खराब हो गई। मुझसे तो ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने जैसे तैसे करके अपनी माँ को बताया। वो तो अच्छा हुआ कि माँ मुझे झाड़ फूक करने ले गई। उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक चुड़ैल का साया है, वो इसे आने वाले समय में बहुत परेशान करने वाली है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके हाथ में एक ऐसा धागा बांधूंगा जिसके बाद वो इसे परेशान नहीं करेगी। बस आप कुछ दिनों तक इसे घर से बाहर मत भेजिएगा। दोस्तों, यही थी मेरी कहानी, और मेरी इस कहानी में हर शब्द एकदम सच्चा है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी सोना की कहानी। 15 साल की उम्र में ही उन्होंने इतनी परेशानी को झेला। अब आप खुद ही सोचिए, जब किसी के साथ ऐसा होता होगा तो उस टाइम कैसा लगता होगा। आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं ले चलता हूं आपको अगले किस्से की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने से पहले मैं इस कहानी की आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग देता हूं। एक्चुअली ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, लेकिन ये एक क्राइम स्टोरी है जो कि आज की तारीख में किसी के साथ भी घट रही है। और अब तो क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ऐसे ऐसे केस सुनने में आ रहे हैं कि मैं आपको इस बारे में क्या ही बोलूं। आप सब कुछ न्यूज पर देख सकते हैं। बस मैं अपने देश की सरकार से इतनी ही अपील कर सकता हूं कि गुनहगार के आइडेंटिफाई होने के बाद उसको तुरंत एक्शन के साथ सजा देनी चाहिए। बाकी ये मेरे बोलने या किसी के भी बोलने से कुछ नहीं होता। खैर, चलते हैं कहानी के ऊपर। दोस्तों, मेरा नाम चीकू है। मैं अमेठी सांजीपुर गांव का रहने वाला हूं। वैसे तो मेरे साथ कोई हॉरर इंसिडेंट तो नहीं हुआ, पर फिर भी ये हॉन्टेड तो है। यही कोई 18 मई की बात थी, रात 7 बजे की। उन दिनों मैं गांव आया था, छुट्टियां भी होने वाली थी। मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं। ठीक उन दिनों IPL चल रहा था। मैं उस वक्त कजन के घर पर आया हुआ था। चेन्नई और बेंगलोर का मैच था। हमने वो मैच देखा। उसी बीच मेरे और मेरे भाई की लड़ाई हो गई। मैच खत्म होने के बाद मैं गुस्से में अपने घर की तरफ जाने लगा। मैं अपने भाई को उल्टा सीधा बोलते हुए चुपचाप वहां से पैदल चला गया। रास्ते में मुझे एक आदमी दिखाई दिया जिसने काले रंग का कुर्ता, काली पैंट और काले ही कलर का मास्क पहना हुआ था। उसने एकदम से मुझसे पूछा, कहाँ जा रहा है? मैंने उससे कहा, मैं तो घर की तरफ जा रहा हूं। दोस्तों, उसने एक रुमाल निकाली और वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे गर्मी बहुत ज्यादा है। वो उस हैंकी को हवा की दिशा में लहराने लगा। दोस्तों, उस हैंकी की महक बहुत अजीब थी। कुछ ही सेकंडों बाद मेरी आंखें बंद हो गई। जब मैं होश में आया तो मैं अपने आप को बंधा हुआ पाता हूं। सच कहूं तो वो एक लुटेरे थे। उन्होंने मुझे पानी फेंक कर जगाने की कोशिश की। मुझे धमकी देने लगे कि मैं अपने पेरेंट्स को कॉल करके पैसे मांगू। दोस्तों, उन्होंने जो मुझे रकम बताई थी वो हमारे घर की औकात से ज्यादा मांग रहे थे। मैं तो उस वक्त बंधा हुआ था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सुबह तक उन्होंने मुझे मारने की तैयारी कर ली। अब आप सोच ही सकते हैं, ये डर नहीं तो और क्या है। अच्छा होता मैं किसी आत्मा को देख लेता, शायद इससे ज्यादा डर मुझे नहीं लगता। लेकिन उस रात सबके बीच में उन्होंने मुझ पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। वो मुझे डराना चाहते थे ताकि मैं तड़प कर अपने माँ बाप से पैसे ले सकूं। उन्होंने मुझे बिच्छू से डंक मरवाया, कुत्ते से कटवाया। कुछ तो मुझे याद भी नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त भी नशे में था। उन्होंने एक जोर का डंडा मेरे हाथ पर मारा। मैं चिल्लाने के अलावा कुछ ना कर सका। मैंने गिड़गिड़ाते हुए उनसे पानी मांगा। उन्होंने पानी की बोतल तो मेरे सामने रखी, लेकिन मैं जैसे ही उस पानी की बोतल को देख ही रहा था तो उन्होंने बोतल का सारा पानी मेरे सामने गिरा दिया। मैं भूखा था और प्यासा भी था। सच कहूं तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था। यकीन कीजिए, उस समय मैं पहली बार मौत को अपने सामने देख रहा था। मैंने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी कि मेरी अब जान बच पाएगी। उन सभी के बीच एक आदमी आया। उसने एक डब्बा मेरे सामने खोला और हंसने लगा। जब मैंने उस डब्बे के अंदर देखा तो उसमें एक बिच्छू था। उन्होंने बिच्छू को मेरे ऊपर फेंका और मैं डर गया। मैं बिल्कुल भी नहीं हिला। बिच्छू ने मुझे कुछ किया ही नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बिच्छू को छेड़ने की कोशिश की तो उसने तुरंत ही मेरे हाथों में डंक मार दिया। साथ ही वो दर्द आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। इसके प्रूफ के लिए मैं आपको निशान दिखा सकता हूं, जो कि आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। बस फिर क्या था, मैं सारा दर्द भूल गया, क्योंकि बिच्छू के डंक का दर्द बहुत ज्यादा था। मैं मान चुका था कि मेरी मौत बिल्कुल तय है। उन्होंने चुपचाप मुझे खोला और बगल में रखा एक डब्बा और खोला। वो मुझसे कहने लगे
कि इसके अंदर जहरीला सांप है, लेकिन मैं ठान चुका था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं यहां से भाग जाऊंगा बिना कुछ सोचे समझे। उन्हें लगा था कि बिच्छू के डंक के बाद मैं उठ नहीं पाऊंगा। मैं अपनी सारी ताकत जमा किए बैठा था। जैसे ही मेरे हाथ खुले मैंने आओ देखा ना था, मैं चिल्लाते हुए इतनी तेजी से भागा कि बता नहीं सकता। वो तुरंत ही मेरे पीछे पड़ गए, कहने लगे कि रुक जा, तेरी मौत तय है। लेकिन मैं बस भागता गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस ओर भाग रहा हूँ। मेरे पैरों में कई चीजें भी चुभी, लेकिन मैं बस भागता ही रहा। रास्ते में मैं एक घर के पास पहुंचा। वो घर मेरे लोहार चाचा का घर था। मैंने उनके दरवाजे पे इतनी जोर की दस्तक की कि वो मेरी हालत देखकर हैरान हो गए। वो इतना डर गए कि पूछने लगे कि बेटा तुम्हें क्या हो गया। मैं उन्हें सारी बात बताते बताते बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को क्लिनिक में पाया। मैं वहां पर लेटा हुआ था। मेरे पिताजी ने कहा कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ जानता हूं। दोस्तों, अगर उस दिन मैं ईगो में आकर अपने भाई के घर से ना निकलता तो शायद ऐसा मेरे साथ नहीं होता। ये मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, कभी भी रात के वक्त अकेले बाहर मत जाया करो। नहीं मालूम कब किसके साथ क्या हो जाए। बाकी मैं समझ सकता हूं कि आप मेरी इस कहानी से इतना तो समझ चुके होंगे कि मैं किन चीजों की बातें कर रहा हूं। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी चीकू की कहानी। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी ऐसी कई दास्तां हो चुकी हैं। और तो और 100 में से 80% लोग मारे जाते हैं। आप खुद ही सोचिए, कोई ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप अपना घर भी बेच दें तब भी उस रकम को नहीं चुका सकते, तो ऐसे में उसके साथ क्या ही होगा। गुनहगार फंसना नहीं चाहता, लेकिन माँ बाप कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मैं बस सरकार से इतनी ही दरख्वास्त करूंगा कि आप एक ऐसी सजा का प्रावधान बनाइए कि गुनहगार की मरते समय रूह तक कांप जाए, क्योंकि जब तक एक सटीक सजा नहीं मिलेगी तब तक ये क्राइम नहीं रुकने वाला। बाकी दोस्तों, सारे किस्से कहानियां आपके सामने हैं। आप कहानी और मेरी आवाज़ को कितना प्यार देते हैं उसके लिए आपको कमेंट्स करना होगा। बाकी मैं यूं ही मिलता रहूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।